नमस्ते, खमा गनी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल राजस्थान जीके इन इंग्लिश। सो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जो हम कवर कर रहे थे उसका चैप्टर 2 का पार्ट 3 रहेगा। सो लास्ट हमारे जो सेशंस रहे थे उसके अंदर हम ऑलरेडी चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 2 का हमने 2 सेशंस ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देखे थे एंड देन वी हैड स्टार्टेड विद द मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ में हमने स्टार्ट कर दिया था। एंड लास्ट क्लास में हमने पीएम कुसुम स्कीम जो है वहाँ तक हमारा कुछ कंप्लीशन रहा था। आज उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे एंड आगे का पोर्शन कवर करते हैं। सो स्कीम्स के अंदर जो अगली हम स्कीम देख रहे हैं दैट इज़ ग्रांट फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन थ्रू फेंसिंग। नाउ इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें ग्रांट दिया जा रहा है किस चीज़ के लिए, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए दिया जा रहा है। एंड थ्रू फेंसिंग मतलब कि अगर किसी किसान को अपने खेत में तारबंदी करवानी है, फेंसिंग करवानी है क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, देन उसके लिए ग्रांट्स दिए जा रहे हैं। वैसे ये स्कीम 2017-18 के अंदर स्टार्ट हुई थी बट इट वॉज इंक्लूडेड इन द दिस मिशंस। हमारा राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे मिशंस अनाउंस कर रखे हैं, कुछ 12 मिशंस इन्होंने अनाउंस कर रखे हैं। तो उसमें से एक मिशन आता है दैट इज़ राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन। ये जो स्कीम है 2022-23 के अंदर इसको मिशन में इंक्लूड कर लिया गया था। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे, आने वाले सेशंस में मैं आपको टोटल सारे मिशंस के बारे में भी बता दूंगी। सो अभी फ़िलहाल के लिए आप ध्यान रखो कि ये भी एक मिशन के अंदर आता है, राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन। देन ये प्रोटेक्शन फॉर नीलगाय, वाइल्ड एनिमल्स, स्ट्रीट एनिमल्स इन सब के लिए है। इसका फंडिंग मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के थ्रू हो रहा है। देन अगर आप देखते हो इसके अंदर मेजरली आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये वाली चीज़ है कि इसके अंदर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को अगर मान लीजिए फेंसिंग करवानी है तो या तो उनको 50% एज अ सब्सिडी दे दिया जाएगा या फिर उनको 100 मीटर के हिसाब से दिस थिंग फेंसिंग इंसेंटिवाइज करवा दिया जाएगा, या फिर उनको 40,000, इनमें से जो भी विच एवर इज़ लेस वो यहाँ पे गवर्नमेंट उनको इस तरीके से मदद कर देती है। ठीक है, तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए क्या रहेगा, या तो 50% सब्सिडी वाली चीज़, या फिर जो भी 50% ऑफ द यूनिट हुआ वो चीज़ हो जाएगा इसके अंदर, या फिर 100 मीटर के हिसाब से, या फिर ₹40,000। देन मार्जिनल फार्मर्स जो है उनके लिए अगर सबसे पहले हमने स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का पढ़ा था, अब ये मार्जिनल फार्मर्स हैं। मार्जिनल फार्मर्स के लिए इट इज़ 60% या फिर 120 पर मीटर के हिसाब से, मतलब थोड़ा सा महंगा बिकॉज मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल वालों को थोड़ा सस्ता था, दैट वाज 100 मीटर। एंड देन 48,000 विच एवर इज लेस। इनमें तीनों में से जो भी रकम सबसे कम होगी वो एज एन इंसेंटिवाइज इनको किया जाएगा। देन दिस अगर ग्रुप बेस देखा जाएगा, अब ग्रुप बेस का मतलब यहाँ पे हो गया कि मान लीजिए कि मिनिमम 10 फार्मर्स हैं जो कि 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है वहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग या फिर जो इस तरीके से करें, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि इस लैंड को जो है फेंसिंग करवाना। तो इस केस में 70% वाला चीज़ होगा, 70% हो जाएगा, या फिर 140 पर मीटर के हिसाब से, या फिर 56,000। ठीक है, इनमें से जो भी सबसे कम हो वो गवर्नमेंट एज एन इंसेंटिव देगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे ग्रांट ऑफ 400 रनिंग मीटर्स जो है वो डीबीटी के थ्रू इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, हो सकता है हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, बिकॉज यहाँ पे 3-4 क्लॉजेस है, 3-4 टाइप के कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशरीज हैं। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का ध्यान में रखना, सबसे पहले स्मॉल एंड मार्जिनल है जिनको सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स की रिक्वायरमेंट है, तो 50 होगा। 50 का डबल कर लेते हैं, 50% हो गया, 50 का आप डबल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 100 मीटर्स एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 40, तो यहाँ 50 तो परसेंट और 100 मीटर है, 100 पर मीटर बेसिकली। देन अभी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स कैसे याद करने, मतलब कि फिगर्स कैसे याद करने उसमें थोड़ी सी मदद कर रही हूँ। देन आप नेक्स्ट आओगे मार्जिनल फार्मर्स पे। मार्जिनल फार्मर्स में आप देखोगे तो ये स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स से थोड़े से बेटर ऑफ हैं, तो इस वजह से इनके लिए इट इज़ 60%, और 60 का आप डबल कर दोगे तो आपका 120 पर मीटर हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो वो 40,000 था पहले, अभी 48,000 हो जाएगा। देन हम ग्रुप बेसिस पे अगर आप बात करोगे तो वो आपका हो जाएगा 70%। ठीक है, तो यहाँ पे 50 था, ये 60 हुआ, बढ़ के 70 हो गया, तो 70 का आप डबल कर दोगे तो 140 हो जाएगा, 140 से यहाँ पे आपका 56 हो जाएगा। सो बेसिकली आपको याद करना है 50, बिकॉज आपको ऑप्शन इसी तरीके से दिए जाएंगे। सो यू विल रिमेंबर, मेमोराइज आपको करना है 50, 100 एंड 40। देन यहाँ पे आपको ये कैटेगरी ए के लिए विच इज़ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। फिर आपका मार्जिनल फार्मर्स में आप याद रखोगे 60, 120 एंड देन 48। एंड देन आप जो ग्रुप बेस्ड जो हो जाएगा आपका, उसमें आप याद रखोगे 70 का डबल 140 और यहाँ पे 56।
ठीक है। तो बस आपको ये एक अलग से थोड़े से एफर्ट्स लेने पड़ सकते हैं 40, 48 एंड 56 अलग से याद रखने के। अदरवाइज आप सारा 50 का डबल एंड 60 का डबल एंड 70 का डबल, 50, 60, 70 इस तरीके से याद रख सकते हो। और जो 400 रनिंग मीटर्स का होता है इसके अंदर एज अ डीबीटी इसमें दिया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट जो स्कीम आती है दैट इज़ असिस्टेंस टू लैंडलेस लेबरर्स के लिए भी असिस्टेंस दिया जा रहा है। बजट 2022-23 के अंदर अनाउंस किया गया था एंड इसको राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन बोला जा रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो ये क्या नाम है इसका? कृषि श्रमिक संबल। तो यहाँ पे 2 डे फ्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है 1 लाख लैंडलेस लेबरर्स को। ठीक है। बिकॉज देखो यहाँ पे श्रमिक वर्ड आ रहा है, तो श्रमिक वर्ड से आप समझाओ लेबरर्स की बात की जा रही है इसके अंदर। एंड बिकॉज ये कृषि श्रमिक की बात कर रहे हैं तो ये लैंडलेस लेबरर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि 1 लाख जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनको 2 डे फ्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है। देन नेक्स्ट वी हैव नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये 2007-8 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इसमें बिकॉज इट्स नेशनल, तो अगेन मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पे भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स दिखे, नेशनल वर्ड यूज़ हो रहा है, प्रधानमंत्री यूज़ हो रहा है, मोस्टली 60:40 फंडिंग रेशियो रहता है सेंटर इज टू स्टेट का। सो सेम थिंग यहाँ पे अप्लाई करती है एंड ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं 2010-11 स्पेसिफिकली फॉर पल्सेस के लिए। देन नेक्स्ट आपका आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये स्टार्ट होती है आपकी 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर कवरेज फॉर ऑल फूड ग्रेन क्रॉप्स जैसे कि सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी इसमें यूज़ किए जा रहे हैं ना। इसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि आपका दिस थिंग ना क्रॉप्स पे प्रीमियम कितना है क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। वैसे तो बहुत ही फेमस स्कीम है, सबको मालूम होगा इसके अंदर। जो भी एक नॉर्मल थोड़ी सी भी अगर आपके पास नॉलेज होगी कि गवर्नमेंट क्या करे है करंट सिनेरियो इसके अंदर, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज़ अ वेरी फेमस स्कीम। सो बेसिकली इस स्कीम के अंदर है क्या कि आपका जो भी फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप जो है किसी ना किसी से दिस थिंग ना ज़्यादा फ्लड्स की वजह से या रेन की वजह से या फिर किसी भी तरीके से एक नेचुरल कलामिटी की वजह से उनकी फसल जब ख़राब हो जाती है या फिर फसल ख़राब हो गई किसी किसान की, तो वो उसका इंश्योरेंस करवा ले एंड उसमें थोड़ा सा उनको प्रीमियम पे करता है और उसके बाद में वो इंश्योरेंस कवरेज उनके क्रॉप पे जो होता है तो उनको वो अमाउंट एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो खरीफ क्रॉप है उस पर प्रीमियम 2% ही है, राबी क्रॉप पे इट इज़ 1.5% एंड कमर्शियल हॉर्टिकल्चर पे 5% का प्रीमियम होता है। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि खरीफ फसल जो है वो मानसून वाली फसल होती है ना। बिकॉज मानसून वाली फसल है, खरीफ फसल है, उस टाइम थोड़ा सा बारिश जो है हो जाती है और थोड़ा सा फार्मर्स के लिए ईजी हो जाता है फसल जिसने नो कल्टिवेशन वगैरह करना, तो उनका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा के लिया यहाँ पे 2% हो गया। राबी में थोड़ा सा कम है दैट इज़ 1.5% एंड कमर्शियल हॉर्टिकल्चर में इट इज़ 5%। देन उसके बाद में इसके अंदर इसकी कुछ गाइडलाइंस वगैरह चेंज हुए और इसमें बोला कि जो मैक्सिमम प्रीमियम सब्सिडी टू बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसमें जो प्रीमियम सब्सिडी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी वो अगर इरीगेटेड लैंड है तो वहाँ पे 25% होगा, नॉन इरीगेटेड के लिए 30% होगा। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चांसेस कम है कि इस पर पूछा जाए कि रिवैम्ड गाइडलाइंस के थ्रू ऐसा ऐसा कुछ चेंजेस है वगैरह, बट टू बी ऑन सेफर साइड आप ऐसा देख सकते हो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर 2020 के अंदर गाइडलाइंस में थोड़ा सा चेंज होता है और इसमें बोला कि जो मैक्सिमम प्रीमियम सब्सिडी होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भारित है, ठीक है, वो आपका 25% तो होगा इरीगेटेड एरिया के लिए एंड 30% होगा नॉन इरीगेटेड एरिया के लिए। देन नेक्स्ट जो आपकी स्कीम आती है दैट इज़ इंसेंटिव अमाउंट टू गर्ल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एग्रीकल्चरल एजुकेशन। मतलब कि जो विमेन हैं या जो गर्ल्स हैं अगर वो एग्रीकल्चर में अपना करियर परस्यू करती हैं पर से उसके अंदर पढ़ाई करती हैं, ठीक है, तो उस के अंदर दिस थिंग नो उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा यहाँ पे। सो हायर सेकेंडरी, अगर आप हायर सेकेंडरी में मतलब कि आपका 11th-12th के अंदर अगर आपने एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो वहाँ पे उस जो गर्ल स्टूडेंट होगी उसको ₹15,000 पर ईयर दिया जाएगा। देन अगर आप अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो एग्रीकल्चर के अंदर, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर एज अ सब्जेक्ट के अंदर, सो 24,000 पर गर्ल स्टूडेंट पर ईयर दिया जाएगा इसमें पूरे 5 साल तक। एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड PhD स्पेसिफिकली इसके अंदर अगर होता है तो यहाँ पे 40,000 PhD के लिए होगा ये चीज़, ठीक है, तो PhD के लिए इट इज़ 40,000 पर गर्ल स्टूडेंट इसके अंदर दिया जाता है। सो हायर सेकेंडरी के लिए इट इज़ 15,000, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 24,000 दिए जाते हैं एंड जो PhD है उसके लिए 40,000 पर
गर्ल स्टूडेंट इसके अंदर दिया जाता है, ताकि गर्ल्स जो हैं अपने एग्रीकल्चर में पढ़ाई करके फर्दर वो इस फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूट करें। बिकॉज आप राजस्थान में अभी देख भी रहे हो, देयर इज़ अ एक टर्म यूज़ किया जाता है राजस्थान पर से, और भी काफ़ी सारे स्टेट्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसको हम बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये आप अपने मेंस वगैरह के अंदर कहीं कोट कर सकते हैं, इसे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता है। बिकॉज मोस्टली हम जो विलेजेस, हमारे मालूम है कि मोस्टली हमारा जो राजस्थान में सोसाइटी है वो भी रूरल सोसाइटी है। हमने पिछले सेशंस में पढ़ा भी है कि 74% आपका रूरल पॉपुलेशन है। नाउ यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन में भी हो क्या रहा है कि जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, जो मेल्स होते हैं, वो तो दे गो टू सिटीज़, अर्बन एरियाज़ में चल जाते हैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए। एंड जो विमेन है वो एक्चुअल में विमेन जो है वही फील्ड्स को संभाल रही है और एग्रीकल्चर वहाँ पे वो देख रही होती है। तो उसको हम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक फिनोमेना बोलते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा कुछ अगर मान लीजिए, बिकॉज हाई चांसेस हैं, इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चंस इस बार के मेंस में आए थे, पिछले मेंस में आए थे, तो हमेशा सर्वे से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो और नो डाउट ऐसी छोटी मोटी स्कीम्स भी सब पूछी जाती है। तो आप लिख सकते हो कि अभी ये करंट सिचुएशन चल रही है और ऐसा ऐसा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक फिनोमिनन, यू कैन मेंशन दीज थिंग्स। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। नाउ एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है और जो सर्वे में भी मेंशन्ड है, दैट इज़ डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये कब राजस्थान में स्थापित किया गया था? तो इट वाज इन 1974 के अंदर, कि हमारे यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये एक डायरेक्टोरेट बनता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए। देन फार्मर्स वेलफेयर फंड, ये एक वेलफेयर फंड बनाया गया था कब? 16 दिसंबर 2019 के अंदर। इस पर काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है कि फार्मर्स वेलफेयर फंड एक फ़ंड बनाया गया जिसके अंदर दिस थिंग एक कॉर्पस फंड बना, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है फार्मर्स के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। सो ये 16 दिसंबर 2019 को बना था फार्मर्स वेलफेयर फंड, ये आप ध्यान में रखेंगे। देन इसके अंदर पहले जब ये वेलफेयर फंड बना था 2019 में, कुछ 1000 करोड़ का था, बट नाउ इट इज़ 7500 करोड़ का है। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में एक पॉलिसी आती है, राजस्थान एग्रो बिजनेस एग्री राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे एग्जाम्स में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे पॉलिसी से रिलेटेड, जैसे कि आपका जैसे ना सोलर पॉलिसी हो गया, विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी हो जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ चल रही हैं, फॉरेस्ट पॉलिसी वगैरह, उनकी प्रोविजंस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनकी प्रोविजंस भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ वो आपसे अब ऑब्वियसली ये नहीं पूछने वाले हैं कि कब ये पॉलिसी आया था, ठीक है, बिकॉज वो सब याद करके जा रहे हैं, आपको इसके प्रोविजंस भी याद रखने पड़ेंगे। सो पहली पॉलिसी का नाम क्या है? राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एग्री एक्सपोर्ट, नाम से पता चल गया होगा आपको। इससे रिलेटेड एक पॉलिसी है जो कि एग्रो प्रोसेसिंग से रिलेटेड, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट, मतलब कि एग्रीकल्चर में जो फॉरवर्ड लिंकेजेस होते हैं, ठीक है, कि आप कैसे अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो करें, एंड मेजरली हमारा इंडिया का और राजस्थान का एग्रीकल्चर यही एक दिस थिंग ड्रॉबैक से सफ़र करता है कि हमारे पास बहुत सारा, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम अच्छा कर लेते हैं, बट हमारा जो प्रोसेसिंग लेवल है वो अभी तक अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। तो उसको डेवलप करने के लिए अलग अलग राज्य सरकारें अपने लेवल पे भी काम करी, तो हमारी सरकार ने भी राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ये भी 2019 में ही स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप ऐसा चीज़ ध्यान में रख सकते हो कि ये फार्मर्स से रिलेटेड सब कुछ 2019 में ही हो रहा है मेजरली, कि आपने जिस थिंग एक फार्मर्स वेलफेयर फंड भी बना दिया, फिर उसी साल आप एक पॉलिसी भी लेके आ जाते हो। एंड इस दिस थिंग ना, देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी रिगार्डिंग दिस डेट। हालांकि जब सर्वे में इन्होंने 12 दिसंबर मेंशन कर रखा है, तो हम 12 दिसंबर ही इसको याद करेंगे, अदरवाइज कहीं जगह 16 एंड 17 दिसंबर ऑल्सो, बट आप सिर्फ यही याद रखिए बिकॉज सर्वे में 12 दिसंबर दिया है, तो हमें वही याद करना है। नाउ इसके अंदर प्रोविजंस क्या मेंशन कर रखे हैं कि सबसे पहले चीज़, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अगर मान लीजिए कोई फार्मर है प्लस उसके साथ कोई, या फिर कोई फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब कि कोल्ड स्टोरेज के लिए अगर उन्होंने कोई एक प्लांट लगा रहे हैं, या फिर जैसे ना कोल्ड स्टोरेज के लिए अपना एक गोडाउन बनवा रहे हैं, या फिर से एग्रो प्रोसेसिंग का कोई, सपोजिटली उन्होंने एक एलोवेरा की खेती है उनके यहाँ पे, और वो एलोवेरा की प्रोडक्ट, मतलब उसके वैल्यू एडिशन के लिए और उसी से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, या फूड प्रोसेसिंग के लिए, कोई भी इस तरीके की आप बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोच सकते हो। तो उन से रिलेटेड अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस फार्मर को या उस एफपीओ को, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ पे 75% एज अ सब्सिडी या फिर मैक्सिमम 1.5 करोड़ जो है एज अ सब्सिडी इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। तो 75 एंड 1.5 करोड़ ये आपको ध्यान में रखना है। देन अगर कोई एलिजिबल एंटरप्रेन्योर है, अब ऑब्वियसली वो क्योंकि वो फार्मर है या फिर एफपीओ था तो उनको ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी, उनको 1.5 करोड़ तक का सब्सिडी मिला या 75% मिला। बट यहाँ पे आप देखोगे एलिजिबल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको 50% ही दिया जा रहा है मैक्सिमम। देन यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलता है, मतलब कि अगर लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको सब्सिडी, मतलब इंटरेस्ट सब्सिडी, मतलब जो भी इंटरेस्ट लग रहा होगा उस पर थोड़ा सा सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट लग जाएगी। तो इंटरेस्ट सब्सिडी 5% है, ठीक है। बट देन अगर कोई दिस थिंग नो, अगर कोई SC ST हैं, विमेन है, अगर कोई यंग है, यूथ है जो कि यूज बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, तो वहाँ पे एडिशनल 1% उनको मिल जाती है, दैट इज़ 6% उनको सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगा। देन यहाँ पे 10 लाख दिए जाते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स। अगर आप कर रहे हो, अगर 300 किलोमीटर से आगे जाके आपको अपना सामान जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स वगैरह बेचने का ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे 10 लाख तक का ट्रांसपोर्टेशन और इन सब के केस के अंदर दिया जाता है। एंड यहाँ पे ग्रांट भी दिया जा रहा है 15 लाख इन पेबल फॉर 3 years ऑन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अगर आपने प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं और उनका एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ काम किया जा रहा है तो यहाँ पे 15 लाख जो कि पेएबल होंगे फॉर 3 years, ठीक है। तो 3 साल के लिए पेएबल होंगे 15 लाख। तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी से दिस थिंग नो अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज एज आई सेड पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट है, उनकी डेट इंपॉर्टेंट है, उनके प्रोविजंस भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो पहली चीज़ ध्यान में रखना कि जो फार्मर हैं उनको हम ज़्यादा देंगे तो 75 एंड 1.5 करोड़ मैक्सिमम। एलिजिबल एंटरप्रेन्योर है कि थोड़े, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है तो 50% तक का। देन इंटरेस्ट सब्सिडी 5% हो गया, बट अगर कुछ SC ST विमेन और यंग में से आते हैं तो उनको 6% पे मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रूट्स वगैरह के लिए 10 लाख, अगर मोर देन 300 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है तो। एंड देन ग्रांट अप टू 15 लाख पेबल होगा जो कि 3 for 3 years के लिए अगर एक्सपोर्ट हो रहा है प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर। देन नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन से रिलेटेड, मतलब कि यहाँ पे क्रॉप डिमॉन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, मतलब कि फार्मर्स वगैरह के लिए कि वो कौन कौन सी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब कि डेमो क्लासेस की तरह एक तरीके से। तो वही चीज़ है कि क्रॉप डिमॉन्स्ट्रेशंस की वो चीज़ उनको करके पूरा डेमो दिखा के प्लस उस चीज़ का दिस थिंग ना सारा ही पूरा प्रोसेस उनको बताते हुए। सो क्रॉप डिमॉन्स्ट्रेशंस आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन फार्मर्स फील्ड के अंदर टू प्रोपोगेट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उनको टेक्नोलॉजी और इन सबसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, इंडक्शन करवाने के लिए ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीइंग इज बिलीविंग, मतलब कि देख कर आप विश्वास करेंगे, हम खुद आपको करके बताते हैं, देखो कैसे क्या करना है आपको। देन ही वो उस पर्टिकुलर टेक्निक को अडॉप्ट कर पाएंगे, बिकॉज हर कोई इतना टेक सेवी, या फिर आप बोल सकते हो कि हर कोई, मतलब कि खासकर जो पुरानी जनरेशन होती है वो थोड़ी सी एप्रीहेंसिव होती है न्यू टेक्नोलॉजी को लेके। सो इस वजह से उनको खुद को ही सारा टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करके उनके फील्ड्स पे जाके उनको बताना। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ऑफ अडेप्टिव ट्रायल सेंटर ATC। इसी तरीके से है वो भी, क्या अडेप्टिव ट्रायल सेंटर्स होंगे एंड असिस्टेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। वही चीज़ है कि आपका एडवांस वेरिफिकेशन किया जाएगा इनकमिंग, मतलब कि एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल रिसर्च ट्रेनिंग उन्हीं सब से रिलेटेड है, ठीक है। वो आपका दिस थिंग ना ऑपरेशन ऑफ अडेप्टिव ट्रायल सेंटर ATC। नाउ इसके अंदर क्या होगा, डिसमिनेशन ऑफ न्यू एडवांस एग्रीकल्चर टेक्निक्स थ्रू किसान मेलाज, मतलब कि किसान मेला वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे तो उनको नई टेक्निक्स वगैरह सिखाई जाएंगी। डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देन सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम्स विद कोऑपरेशन ऑफ राजस्थान स्टेट सीड कोऑपरेशन, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज़ मुख्यमंत्री राजीव गांधी कृषक साथी योजना, ठीक है। मतलब कि कुछ फार्मर्स के साथी ऐसा कुछ नाम आ रहा है तो आप समझ जाना ये फार्मर्स के कुछ असिस्टेंस रिलेटेड है। और ये कब आती है, 2009 के अंदर ये स्कीम आती है। क्या है इसके अंदर, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं इन केस ऑफ डेथ ड्यूरिंग एग्रीकल्चर वर्क, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर वर्क करते हुए अगर किसी फार्मर की डेथ हो गई है तो उस केस में 2 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। इसके अंदर जो फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो जाएंगे, ठीक है, पोर्टर्स हो जाएंगे, हमाल जो होते हैं,
तो वो उन सब को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री राजीव गांधी कृषक साथी योजना, काफ़ी दफ़ा आरपीएस ये भी करता है, वो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं स्कीम का। ठीक है, तो ध्यान में रखना कृषक साथी योजना किसके लिए है। कृषक मतलब कि आप याद रखना एक फार्मर, साथी उसको बचाने आ रहा है। ठीक है, उससे आप कुछ याद रख सकते हो। देन आपका आता है किसान कलेवा योजना। अब कलेवा नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें उन्होंने बोला कि हम अफोर्डेबल फूड देकर कि भाई जो फार्मर्स होते हैं वो अपने मंडीज़ में अपना जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, दे गो एंड सेल देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एपीएमसी मंडीज़ और इन सब के अंदर जब जाते हैं। ठीक है, तो उनको दूर दूर काफ़ी सारा डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भी आपकी ए और बी कैटेगरी की मंडीज़ होंगी अक्रॉस द स्टेट जो होंगी, वहाँ पे फार्मर्स को 5 रुपये में खाना दे दिया जाएगा। ठीक है, उनको खाना मिल जाएगा। तो वो किसान कलेवा योजना 2014 की कुछ स्कीम है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। नाम से देखिए पहले, महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण। तो आपको कीवर्ड्स ये ध्यान में रखने हैं। मंडी श्रमिक कल्याण की बात की जा रही है कि मंडी में जो लेबरर्स होंगे, जो श्रमिक होंगे, उनके कल्याण के लिए एक स्कीम है। क्या है इसके अंदर? एक तो इसमें दिया जा रहा है प्रेगनेंसी असिस्टेंस इक्विवेलेंट टू 45 डेज ऑफ नॉन स्किल्ड लेबरर वेज, मतलब कि इसमें 45 डेज तक नॉन स्किल्ड लेबर वेज यहाँ पे दिया जा रहा होगा। ठीक है, देन मैरिज असिस्टेंस दिया जा रहा है कि 50,000 मैरिज ऑफ द लेडी लेबरर के लिए एंड 50,000 फॉर द मैरिज अप टू 2 डॉटर्स। अगर उनकी 2 डॉटर्स तक का जो है, इसमें अगर लाइसेंस लेबरर है, उनकी 2 डॉटर्स की शादी है, तो 50-50 हज़ार का असिस्टेंस मिलेगा इसके अंदर। देन देर स्कॉलरशिप वाली चीज़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा चिल्ड्रन की, उसके लिए पढ़ाई के लिए, बट देन 60% उनकी पढ़ाई में आए तब, उससे ज़्यादा। ठीक है, देन मेडिकल असिस्टेंस ऑन सीरियस इलनेस के ऊपर मैक्सिमम 20,000 का उनको मेडिकल असिस्टेंस भी मिल जाता है एंड पेरेंटल लीव भी मिलेगा इसके अंदर। फादर को जो है 15 डेज नॉन स्किल्ड लेबर रेट पे मिलता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी असिस्टेंस तो 45 डेज नॉन स्किल्ड वाला हो जाएगा। मैरिज असिस्टेंस 50,000 फॉर द मैरिज ऑफ द लेडी लेबरर के लिए और 50,000 फॉर द मैरिज अप टू 2 डॉटर्स का। देन स्कॉलरशिप उसके अंदर हो जाएगा अगर 60% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो। मेडिकल असिस्टेंस 20,000 का एंड पेरेंटल लीव इसके अंदर मिलती है 15 डेज नॉन स्किल्ड लेबरर रेट पे। देन नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज़ कृषक उपहार योजना। ठीक है, अब ये अगेन देखो कृषक बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? उपहार, मतलब कि एक तरीके से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। क्या है इसमें? बेसिकली ये बोल रहे हैं कि फार्मर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा कूपन्स और दिस थिंग इस सब के अंदर डील करें, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस उनके अंदर भी उनको भी थोड़ा कंफर्टेबल करवाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और इस सब के लिए, तो इनको बोल रहे हैं कि कूपन प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको क्या करना है कि ई नाम पोर्टल पे ही जो है आपको अपना एग्रीकल्चर, आपको मालूम होगा कि 2016 के अंदर ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ऐसे करके जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम स्टार्ट किया गया था। तो इसमें एक पूरा वन नेशन वन मार्केट करके एक थीम पे इसको स्टार्ट किया गया था कि दिस थिंग नो कि कुछ स्टेट्स होते हैं वो कुछ ही चीज़ बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। कुछ स्टेट्स होते हैं जिनकी और वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेट में उस चीज़ की डिमांड नहीं होगी, बट देन दूसरे स्टेट में जैसे कि नॉर्थ इंडिया के आप स्टेट्स ले लीजिए, तो वहाँ पे एप्पल्स के ऑर्किड्स होंगे या फिर उन सब का प्रोडक्शन हो रहा होगा, बट हमारे राजस्थान में एप्पल्स नहीं होंगे। ठीक है, प्लस राजस्थान में लेकिन बाजरा होगा, हो सकता है कि नॉर्थ इंडिया में उसका भी आजकल बाजरा मिलेट्स और इन सब की डिमांड हर जगह है। तो यहाँ पे कॉमन पूरा मार्केट बन जाए, तो इसकी वजह से बेसिकली होगा कि एक फार्मर को पता होगा कि मेरे मार्केट मतलब कि मेरा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी कौन से मार्केट में, कौन से पर्टिकुलर स्टेट में क्या रेट वगैरह चल रहा है, कौन सी बेस्ट प्लेस होगी टू सेल माई प्रोड्यूस, और मैं कैसे क्या वो कर सकते हैं, तो उनको अच्छी प्राइसेस मिले उनके लिए। तो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट अब उस ऑब्वियसली आपको बिकॉज फार्मर्स हैं, ठीक है, तो वो उनको थोड़ा सा आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि आप इन चीज़ों को यूज़ कीजिए। कि हमने जैसे कि आपके लिए एक ई नाम पोर्टल बनाया, तो वाई शुड द फार्मर्स बी यूजिंग इट, तो उनको स्टार्टिंग में कुछ इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कूपन दिया उनको। ठीक है, तो कूपन इज़ प्रोवाइडेड ऑन द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब कि यहाँ पे 10,000 तक का जो है उनको एक कूपन दिया जाता है कि अगर आप ई नाम पोर्टल पे अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इन सबको इफ़ यू आर सेलिंग इस पोर्टल को यूज़ करते हुए, तो यहाँ पे 10,000 का वो एक इंसेंटिव वाया कूपन इनको दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप उपहार मान लो कि 10,000 का उपहार अगर आप ई नाम पोर्टल पे, तो ऐसा याद रखना कि ई नाम पोर्टल पे 10,000 का उपहार मिल रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, PM
FME, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, मतलब कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, सॉरी माइक्रो प्रोसेसिंग नहीं, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। अब माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस का मतलब यहाँ पे है, हमें मालूम है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है अपने छोटे छोटे दिस थिंग ना फूड प्रोसेसिंग के बिजनेसेस वगैरह रन करते हैं, जैसे कि कुछ लोग अचार बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, और इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैम बनाना काफ़ी लोगों को आता है। तो एंड स्पेसिफिकली जो विमेन फार्मर्स होती हैं, दे डू दे आर स्किल्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जो आप इतना इनफॉर्मल तरीके से कर रहे हो, इसको हम फॉर्मलाइज कर देते हैं। तो ऐसे करके एक स्कीम आ गया, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। तो इसमें अनऑर्गेनाइज फूड सेक्टर जो आपका है, वही अचार पापड़ का और भी जो दूसरी चीज़ों का बिजनेस हो गया आपका, फूड प्रोसेसिंग और इन सब से रिलेटेड, उसको अपग्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे नोडल एजेंसी राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इस पर एक बार पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये इसके अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया गया था कि ये PMFME जो स्कीम है, इसके अंदर कौन सा एज अ नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। तो राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड इसके अंदर नोडल एजेंसी की तरह काम करता है। देन इसमें फंडिंग रेशियो वही आपका 60:40 है। ड्यूरेशन 5 पीरियड, ये मतलब 2021 से 24-25 तक का ये स्कीम का ड्यूरेशन है। देन नेक्स्ट जो आपकी स्कीम आती है, दैट इज सावित्री बाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना। नाम से पता चल रहा है, ये बोल रहे हैं महिला कृषक सशक्तिकरण योजना, ठीक है। जो महिला कृषक है, जो फीमेल फार्मर्स होंगी, उनके लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए योजना है। क्या मतलब है इसका, मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, ये एनकरेज करेंगे ई पेमेंट्स, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और इन सब के लिए इनको थोड़ा सा जिससे ना प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे इनकरेज करेंगे ई पेमेंट्स करने के लिए फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर विमेन फार्मर्स के लिए, ठीक है। नाउ इंसेंटिव्स इसका और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब का है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो ज़्यादा से ज़्यादा। आपने देखा होगा कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, दे आर फोकसिंग मोर ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसे कि जनधन आधार वाली चीज़ आपने सुनी होगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वही चीज़ है कि जो विमेन फार्मर्स होंगी, तो उनके नाम पे, खुद के नाम पे अकाउंट्स होंगे और ये सब करके, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, पैसे उनके हाथ में आना और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर कोई विमेन फार्मर है एंड अगर वो 50,000 तक का भुगतान करते हैं, मतलब कि ऑनलाइन ई पेमेंट ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, तो उनको 1,000 क्रेडिट किया जाता है उनके बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे अगर आपको 50,000 पे 1,000 जो है क्रेडिट किए जा रहे हैं बाई दी गवर्नमेंट, कि आपने एक ई भुगतान किया है या ई पेमेंट किया है, तो ऑब्वियसली विमेन फार्मर्स वुड बी इंसेंटिवाइज कि वो और जो है ई पेमेंट्स वगैरह करें। तो ये उसी से रिलेटेड है। 50,000 पे 1,000 मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभी तक हमारे राजस्थान में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू दिस थिंग, जो हम फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम बात करें, स्पेसिफिकली फूड प्रोसेसिंग की। तो हमारे यहाँ पे 2021-22 के बजट में बोला गया था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मिनी फूड पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट एग्रो फूड पार्क्स, इन पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जो रीको है हमारा, ये रीको वाला चीज़ हम पढ़ेंगे। जैसे नो राजस्थान में जो भी बिजनेसेस होते हैं, उनको एक तरीके से मदद करने के लिए और उनको एक प्रॉपर इकोसिस्टम प्रोवाइड करने का काम रीको करती है, ठीक है। तो उनको काफ़ी तरीके से सुविधाएं जो है, एक तरीके से इंक्यूबेशन या बोलो कि उनको एक पर्टिकुलर बिजनेस को इंक्यूबेट करने में रीको की काफ़ी नो मदद उसके अंदर रहती है, एड्स देता है रीको एक तरीके से। तो रीको जो है, और आपने देखे भी होंगे अक्रॉस राजस्थान, आपको बहुत सारे रीको इंडस्ट्रियल एरियाज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो रीको है, उन्होंने कुछ एग्रो फूड पार्क्स बना रखे हैं। तो वो एग्रो फूड पार्क्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो बोरनाडा जोधपुर के अंदर एग्रो फूड पार्क है, ठीक है। सो वन इज इन बोरनाडा जोधपुर के अंदर। देन एक रनपुर कोटा के अंदर आता है। देन आपका एक अलवर के अंदर एक एग्रो फूड पार्क है, एंड एक आपका मिल जाएगा श्री गंगानगर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ आप याद रख लो कि ठीक है, 4 अलग अलग कोने के अंदर है। एक बोरनाथा जोधपुर के अंदर है, एक कोटा के अंदर फूड पार्क है, एक अलवर के अंदर है, और एक श्री गंगानगर है। इसका एक छोटा सा ट्रिक ये हो सकता है कि आप एक जिस दिन ना ये मोस्टली मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलती भी हूँ, अगर आपको हर चीज़, जो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं आपको याद करने होते हैं, तो आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से याद करो। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे जैसे ना आसपास बहुत सारे फूड जॉइंट्स या ऐसा कुछ होते हैं, तो ऐसा ही कुछ आप याद रख सकते हो कि आपकी कोई फ्रेंड है जोधपुर के, ठीक है। तो वो उस फूड पार्क में आपको लेके जाते हैं। रनपुर कोटा का याद रख लेना कि कोटा में फूड पार्क,
कोटा में एनीबडी योर नोन, ठीक है, उनसे आप याद रख सकते हो। फिर अलवर का हो जाएगा श्री गंगानगर का। तो ऐसे करके 4 जो है आपके एग्रो फूड पार्क्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो रीको के अंडर है, और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीको के अंडर कौन सा फूड पार्क है, कौन सा नहीं है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट आता है आपका मेगा फूड पार्क्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने मेगा फूड पार्क्स जैसे कि स्टार्ट किया था। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल पे पूरा, तो इसके अंदर बड़े बड़े फूड पार्क्स बनाए जाएंगे जिसमें फार्मर्स जो है अपनी चीज़ें जाके, जैसे ना वो जो भी उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है। सो सपोजिटली इसी की बात कर लेते हैं अपन रूपनगढ़ अजमेर का। सो रूपनगढ़ अजमेर के अंदर, जो कि किशनगढ़ में आता है, तो यहाँ पे उन्होंने एक मेगा फूड पार्क जो सबसे पहला इस्टेब्लिश किया था ना। यहाँ पे क्या होगा कि अजमेर के आसपास के जितने भी फार्मर्स होंगे, अब अगर उनको मालूम है कि यहाँ पे एक फूड पार्क है जहाँ पे क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग होती है चीज़ों की। अब कौन कौन से फूड प्रोसेसिंग हो रही है वो उसके हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पे कर सकते हैं। दे कैन गो एंड सेल द प्रोड्यूस देयर, एंड वहाँ पे फिर उसका फूड प्रोसेसिंग करके और जो है चीज़ों का प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन ये सब किया जाता है, ठीक है। तो ये रूपनगढ़ अजमेर में सबसे पहले ये 2018 में इनाग्रेट इसको किया गया था। देन देयर इज़ अनदर जिसका अनाउंसमेंट होता है मथानिया जोधपुर के अंदर। मथानिया जोधपुर की एक चीज़ जो है स्पाइसेस के अंदर स्पेसिफिकली आती है, जो कि बहुत फेमस है। अगर किसी को मालूम होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि मथानिया जोधपुर की एक स्पाइसेस में से एक चीज़ आती है जो बहुत फेमस है, वो क्या है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है पलाना। बीकानेर के अंदर इन्होंने बोला कि एक और फूड पार्क बनेगा, ठीक है। तो एक अजमेर के अंदर बना, रूपनगढ़ के अंदर, एक मथानिया जोधपुर के अंदर बनता है, और एक पालाना बीकानेर के अंदर बनता है, ठीक है। तो बीकानेर की हर चीज़ मेरे को और जो है आप हमेशा याद रख सकते हो कैमल से, ठीक है। तो आप बीकानेर का कोई कैमल को याद रख सकते हो कि वो जो है फूड पार्क दिस थिंग नो एक मेगा फूड पार्क के अंदर विजिट कर रहा है, या फिर जो है मेगा फूड पार्क में काम करता है, ऐसा करके कुछ याद रख सकते हो। देन जोधपुर का आपको एज आई टोल्ड यू कि किसी ना किसी पर्सन को याद रखो आपके जोधपुर के किसी के, कि वहाँ पे तो एग्रो फूड पार्क भी बना है आपका रीको के द्वारा, और वहाँ पे एक दिस थिंग नो मेगा फूड पार्क भी बना है। दोनों जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, एग्रो फूड पार्क भी एंड बाय द रीको, एंड देन यू हैव मथानिया का जोधपुर का मेगा फूड पार्क, एंड देन रूपनगढ़ अजमेर का जो है ये भी है। तो आप रूपन से कोई रूपल नाम की लड़की को याद रख सकते हो जो कि मेगा फूड पार्क में काम करती है, ऐसा करके कुछ भी याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसी के अंदर, एग्रीकल्चर वाली चीज़ के अंदर ही, अबाउट इरिगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अभी हमारा एग्रीकल्चर के अंदर दिस थिंग नो फूड प्रोसेसिंग और ये सारी चीज़ें होंगी, अभी हम इरिगेशन की बात करेंगे ना। इरिगेशन में देखो, टोटल इरिगेशन कवरेज हमारे राजस्थान में पूरा जो लैंड है उसका कितना दिस थिंग नो लैंड जो है इरिगेटेड लैंड आ गया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, इट इज़ 39.36 लाख हेक्टेयर, ठीक है। कुछ दिस थिंग ना 40 के आसपास है, 40 के आसपास है, ठीक है। कितना 40 के आसपास जो है आपका कितना हो जाएगा, 40 लाख हेक्टेयर्स के आसपास। एज आई टोल्ड यू प्रीवियस हर सेशन में मैं आपको बोलते आ रही हूँ आपको कैसे याद रखना है, हाउ यू आर गोइंग टू मेमोराइज ऑल स्टैटिस्टिक्स। पहले उसको थोड़ा सा राउंड ऑफ में याद रखो, ठीक है, राउंड ऑफ में याद रखो, एंड फिर उस राउंड ऑफ फिगर को कैसे भी अपने दिमाग में फिट कराओ, एंड फिर उसके आसपास का उसको याद करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि आपको टोटल इरिगेटेड कवरेज या जो टोटल इरिगेशन कवरेज आपका दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, दैट इज़ कितना 39.36 लाख हेक्टेयर जो लैंड है वो इरिगेटेड के अंदर आता है। तो आप उसको 39.36 को 40 से याद रखिए, ठीक है। तो 40 के आसपास जो है वो आपका इरिगेशन 40 लाख हेक्टेयर आता है, फिर उससे बस थोड़ा सा आपको रिड्यूस करता है, 39.36 आपका हो जाएगा। देन ये बोल रहे हैं कि आपका 2023-24 के अंदर, मतलब कि 2023-24 के अंदर भी कुछ एडिशनल इरिगेटेड पोटेंशियल जो है वो आपका ऐड हुआ है। सो दिस वाज पहले वाला, एडिशनल अभी कितना ऐड हुआ है, 28,714 हेक्टेयर्स के आसपास, ठीक है। दिस इज़ लाख हेक्टेयर्स में, प्लीज़ डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये लाख हेक्टेयर्स की बात कर रहा है, ये थाउजेंड्स में है, ठीक है। तो ये 28,714 हेक्टेयर्स आपका रहता है। तो पहले कितना था, 40 के आसपास, प्लस इसमें 40 लाख हेक्टेयर है ये, सॉरी, ठीक है। दिस इज़ 40 लाख हेक्टेयर्स, एंड उसके अंदर ऐड कितना हुआ है 28,714, मतलब कि कुछ 30,000 के आसपास कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई आप वो गुंजाइश मत रखना, या फिर दिस थिंग नो बिल्कुल भी डाउट में मत रहना कि इतना ऐसा स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा ना जाके पूछेगा आरपीसी, दे कैन आस्क यू। इनफैक्ट आपको ऑप्शंस भी ऐसे दिए जाएंगे 28,714, दे आर गोइंग टू प्ले विथ योर मेमोरी एक्चुअली,
ठीक है, वो आपको दे देंगे 29,714। देन एक आपको 30 के आसपास कोई फिगर दे देंगे, एक तो 28,174 ऐसा करके कुछ दे देंगे। तो प्लीज़ ध्यान में रखना, इट इज़ 28,714। ठीक है, इसको आप देखो इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि यहाँ पे बीच में सेंटर में 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 टू ज़ा 14 आ रहा है, 14 का आप इधर डबल करोगे तो यहाँ पे 28 आ रहा है, तो ये 28,714 हो गया। 7 इंटू टू दैट इज़ 14 एंड 14 इंटू टू 28, तो ये 28। आई नो थोड़ा सा अजीब तरीका हो गया याद करने का बट है ना, आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे याद करोगे, बिकॉज आई डेफिनेटली फील वो आपसे एडिशनल पूछ सकते हैं, प्लस अप टू दिसंबर 2022 वाला भी पूछ सकते हैं। तो वो तो आपने 40 के आसपास याद ही कर लिया, 14 लाख हेक्टेयर्स। एडिशनल वाला आप ऐसे याद करना कि इरीगेटेड वाला पूछे तो पहले हमने 7 लिखा, 7 का डबल 14 किया, 14 का डबल 28 किया, तो 28,714 ये एडिशनल इरीगेटेड पोटेंशियल हमने क्रिएट किया है। ओके, देन इसके बाद ये बोलते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर, मतलब कि सर्वे बोलता है कि राजस्थान में कुछ 8 मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 5 मीडियम चल रहे हैं एंड 41 माइनर चल रहे हैं। सो कौन कौन से चल रहे हैं आपके? 5 मीडियम, 8 मेजर चल रहे हैं एंड 41 दिस थिंग नो माइनर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हालांकि इरिगेशन वाला चैप्टर जो है आपको बहुत ही डिटेल के अंदर और बहुत ही दिस थिंग नो कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से एक एक निमोनिक के साथ में कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, कितना उनका परसेंटेज है, कौन कौन से स्टेट्स के साथ हम शेयर कर रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स डिटेल के अंदर आपको प्लेलिस्ट, जो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो, बिकॉज अगैन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है व्हेन इट कम्स टू आरएस प्रीलिम्स। और हमेशा लास्ट ईयर ऑल्सो देयर वाज अ क्वेश्चन, उससे पहले भी हमेशा इरीगेशन प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमिंग बैक टू दिस सर्वे वाली चीज़, 8 मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये आप ध्यान में रखोगे। 8 मेजर है, 5 मीडियम चल रहे हैं, आपके 41 माइनर चल रहे हैं। सो 8541 ये प्लीज़ ध्यान में रखना। अगैन वो आपसे पूछ सकते हैं कि कितने मेजर है, माइनर है और कितने दिस थिंग नो मीडियम स्केल चल रहे हैं। सो 8 एंड 5 प्लस 41 है आपके। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। देन नेक्स्ट आप प्लीज़ ये भी चीज़ ध्यान में रखना कि जब आपसे बोले जाते हैं कि 5 मीडियम वाले चल रहे हैं, उन्होंने 5 मीडियम के नाम भी मेंशन कर रखे हैं, तो वो 5 मीडियम वाले कौन से हैं ये भी एक बार आप ध्यान में रखना। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा मीडियम वाला है या नहीं है, दे कैन आस्क यू सच क्वेश्चन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक गरदड़ा आता है, ठीक है, एक ताकली आता है, देन एक गागरिन आता है, एक लाहसी आता है और एक हथियादे। 1 2 3 4 5 ये 5 हैं। ठीक है, गरदड़ा, टाकली, गागरिन, लाहसी और हथियादे। तो ये आपके जो है 5 मीडियम प्रोजेक्ट्स में से आते हैं। ठीक है, तो आप अगेन उसको कोई एक फ़नी से निमोनिक से याद रख सकते हो कि भाई एक टकली थी। ठीक है, तो गागरिन ध्यान में रख लेना कि उसका ना वो लस्सी, लाहसी से आप याद रख सकते हो कि भाई वो लस्सी पी रही थी। देन गागरिन, उसका जो घाघरा उसने पहन रखा था, गागरिन से आप घाघरा याद रख सकते हो, वो गंदा हो गया उससे। ठीक है, फिर गरदड़ा से आप उसकी गर्दन से याद रख सकते हो। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे हथिया दे करके। तो ऐसे करके जो 1 2 3 4 5 जो है मीडियम प्रोजेक्ट्स इसके अंदर है।